हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया। आई होप स्टूडेंट्स यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में हम लोग एसएससी सीजीएल 2023 पे स्टूडेंट्स फोकस देकर अपनी जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज स्टूडेंट्स इसको हम आगे बढ़ाएंगे। हर क्लास में हम एक जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स का सब टॉपिक लेते हैं। जैसे आज का सब टॉपिक है इंटरनेशनल अफेयर्स, तो आज के स्टूडेंट्स हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स इस सब टॉपिक के ऊपर बेस्ड होंगे। शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अभिनव जोशी। क्लास को स्टूडेंट्स हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अभिपीडिया माइक्रोवर्स के बारे में। स्टूडेंट्स, इस अभिपीडिया माइक्रोवर्स में सबसे यूनिक चीज़ क्या है कि आपको अपनी प्रिपरेशन के दौरान कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी कंसेप्ट, कहीं क्वेश्चंस, कहीं नोट्स, जहां कमी आती है वहाँ स्टूडेंट्स ये आपको हेल्प करेगा। इसकी सारी डिटेल्स आपको क्लास के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, चलते हैं स्टूडेंट्स अपनी आज के इस क्लास पे। मैं चाहूँगा स्टूडेंट्स कि आप लोग साथ के साथ इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर करते चलो। अगर आप लोग बाद में अभी इस वीडियो को देख रहे हो तो आप जहां पर भी अगर एक नोटबुक पे अटेम्प्ट करना चाहो, कमेंट्स में या वर्बली अटेम्प्ट जरूर करो। ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहां पर है? सिप्री के, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। आपने सुना होगा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के बारे में, दुनिया में सबसे पावरफुल मिलिट्रीज का वो इंडेक्स होता है, सिप्री निकालता है। रिसेंटली ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स आया था, उसमें दुनिया में सबसे पावरफुल कंट्री इनके हिसाब से यूएसए थी, सेकंड पे इन्होंने रशिया को रखा, थर्ड पे चाइना, फोर्थ पे इंडिया। तो सिप्री जो है ये दुनिया की किस कंट्री में इसके हेडक्वार्टर्स है? केन्या, स्वीडन, ब्रसल्स या फिर स्विट्जरलैंड? देखो बड़ा सिंपल है। अगर आपको स्टूडेंट्स ये पता है ना कि स्टॉकहोम किस कंट्री में या किस कंट्री कैपिटल, आपका सारा क्वेश्चन वहीं के वहीं हो गया। तो स्टूडेंट, स्टॉकहोम असल में कैपिटल होती है स्वीडन की। आपने ये यूरोप में ऊपर देखा होगा, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, वहां पर है स्वीडन, नेटो को भी ज्वाइन करना चाहता है। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम और वहीं पर हेडक्वार्टर्स है सिप्री के। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, इंडिया और रशिया दोनों कंट्रीज डिस्कस करें कि अगर हम लोग एक दूसरे का जो पेमेंट कार्ड पेमेंट सिस्टम नेटवर्क है, अगर उसको एक्सचेंज कर लें कि हम आपका वाला सिस्टम एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप हमारा वाला एक्सेप्ट कर लो। इससे क्या होगा कि यहाँ से जो लोग रशिया जाएंगे वो अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड यूज कर पाएंगे, वहां से जो लोग इंडिया आएंगे वो भी सेम चीज कर पाएंगे। अब ये पूछ रहे हैं कि कौन से दो पेमेंट सिस्टम जो है दोनों कंट्रीज आपस में एक तरह से शेयर करना चाहती है। क्या वीजा और मास्टर कार्ड की बात हो रही है, डिस्कवर और डायनर्स क्लब की बात हो रही है, रुपए और डिस्कवर की बात हो रही है, या फिर रुपए और मीर की बात हो रही है? तो एक इंडियन सिस्टम पेमेंट का, एक रशियन सिस्टम। क्या इसके स्टूडेंट्स एग्जाम्पल है आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल ही सही आंसर है वो असल में रुपए हमारा, मीर रशिया वाला होगा। ठीक है, तो आपने पिछले कुछ सालों में अगर किसी भी बैंक से कोई क्रेडिट या डेबिट कार्ड लिया हो तो स्टूडेंट्स मोस्ट प्रॉब्ली आपको रुपए कार्ड नेटवर्क का जो सिस्टम है, जो एनपीसीआई ने बनाया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उन्हीं के द्वारा जो रुपए कार्ड है वही मिला होगा। ऐसे रशिया में चलता है मीर। मैं आपको एक इसमें न्यूज़ आर्टिकल भी दिखा देता हूँ। तो इंडिया एंड रशिया एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हम लोग एक्सेप्ट कर सके एक दूसरे के यहाँ पर जो कार्ड सिस्टम्स, या फिर सिंपली अगर आप देखो कि हमारे जो कार्ड्स हैं वो रशिया में चल सके, उनके कार्ड्स हमारे यहाँ चल सके। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से सिस्टम होंगे? रुपए और मीर। ठीक है, आगे चलते हैं। लेबर डे, जिसको इंटरनेशनल वर्कर्स डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, फिर इसको मई डे भी बुलाया जाता है, हर साल होता है 1 मई को। आज तो लेबर यूनियंस या लेबर ऑर्गेनाइजेशंस को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, पर हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा दी जाती थी। ये लेबर यूनियंस ही होती थी जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में भी कन्वर्ट हो जाती थी। बहुत सारी कंट्रीज में एग्जाम्पल है। तो ये बोल रहे हैं कि लेबर डे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, और ये पूछ रहे हैं कि ILO किस साल में बना था? 1919, 1929, 1939 या फिर 1949? तो सिंपली इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन किस साल में एग्जिस्टेंस में आया था? लेबर डे या फिर इंटरनेशनल वर्कर्स डे 1 मई को होता है। तो स्टूडेंट्स, असल में ILO बना था इन द ईयर 1919 में। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो इंटरनेशनल वर्कर्स डे हर साल होता है 1 मई को, लेबर डे बोल दो, मई डे बोल दो इसको। ठीक है, और दुनिया में बहुत सारी आपके लोग संघर्ष हुए थे, बहुत सारे बड़े बड़े रेवोल्यूशंस हुए थे, तब जाके लेबर्स को ये सब राइट्स दिए जाने शुरू किए गए थे। नहीं तो पहले लेबर्स के पास कुछ राइट्स नहीं होते थे। उसमें एक तो ये लेबर डे और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन दोनों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वॉशिंगटन डिक्लेरेशन, यूएसए की जो कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, वहां से नाम है वॉशिंगटन डिक्लेरेशन। ये एक एग्रीमेंट है यूएसए और किस दूसरी कंट्री में?
इस एग्रीमेंट में लिखा ये है कि यूएसए ने कंट्री को बोला है कि देखो हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, तुम्हें खुद कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की जरूरत नहीं है। क्या ऐसा यूएसए ने बोला है कनाडा को, यूके को, साउथ कोरिया को या ऑस्ट्रेलिया को? देखो यूके इसका आंसर नहीं हो सकता, उनके पास न्यूक्लियर वेपन है। कनाडा, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया में से किस कंट्री को यूएसए ने ये चीज बोली? और आप देख सकते हो कि उस कंट्री के प्रेसिडेंट भी यहाँ पर खड़े हैं। तो अगर आप इनको पहचानते हो तो आपको पता होगा ये है प्रेसिडेंट साउथ कोरिया। अब साउथ कोरिया को डर किससे? साउथ कोरिया को डर है नॉर्थ कोरिया से, उनके पास न्यूक्लियर वेपन है। तो यूएस कह रहे हैं कि तुम्हें कभी भी जरूरत नहीं है न्यूक्लियर वेपन बनाने की, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। तो यूएसए के प्रेसिडेंट और जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है, ये लोग आपस में मिले और साउथ कोरिया ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि वो कभी भी खुद का न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं चलाएंगे या फिर खुद का न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर वेपन से जो डर है वो यूएसए उनको बचाएगा, ठीक है। अब क्या यूएसए सच में बचाएगा नहीं बचाएगा वो तो आगे जाके हमको देखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नगोर्नो काराबाख, ये एक रीजन है, एक लैंड का पीस है, ये डिस्प्यूटेड है किन दो कंट्रीज के बीच में? तो नगोर्नो काराबाख का जो डिस्प्यूट है दुनिया की कौन सी दो कंट्रीज के बीच में है? ये लोग इस लैंड के पीस को लेकर बार बार डिस्प्यूट में चले जाते हैं, बार बार स्टूडेंट्स यहाँ पर लड़ाई देखी जाती है। क्या अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में नगोर्नो काराबाख का डिस्प्यूट है? रशिया और यूक्रेन के बीच में, यूएसए मैक्सिको के बीच में, नेपाल या चाइना के बीच में, ठीक है। अगर आप एक चीज देखो तो इस इमेज से वैसे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि नगोर्नो काराबाख असल में अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच का एक डिस्प्यूट है। अगर अब आपको थोड़ा सा समझाऊं, पता है कौन सा एरिया है? जैसे इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ कहीं ईरान, ठीक है, ईरान के थोड़ा सा ऊपर यहाँ रशिया और बीच में जॉर्जिया, अजरबैजान और अर्मेनिया, इनके बीच में यहाँ कहीं ये वाला लैंड का हिस्सा है नगोर्नो काराबाख। अब देखो अजरबैजान और अर्मेनिया जो है ना स्टूडेंट्स, पहले असल में ये सोवियत यूनियन का पार्ट होते थे। जब 1991 में सोवियत यूनियन टूटा, इनके बीच का जो बॉर्डर एरिया था वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम होगी, इनको समझ ही नहीं लगा कि हम लोगों को अपने बॉर्डर अलग कैसे करने हैं। बस उसी दौरान क्या हुआ, ये जो नगोर्नो काराबाख था इस पे पहले ज़्यादा कंट्रोल अर्मेनिया वालों का होता था। अब अजरबैजान कोशिश कर रहे हैं उनके पास कंट्रोल आए। एक और प्रॉब्लम है, अजरबैजान में इस्लाम धर्म ज़्यादा फॉलो होता है, अर्मेनिया में क्रिश्चियनिटी धर्म ज़्यादा फॉलो होता है। तो आप कह सकते हैं धर्मों की भी लड़ाई एक तरह से बन जाती है, ठीक है। अर्मेनिया अजरबैजान, अजरबैजान कैपिटल है बाकू, अर्मेनिया कैपिटल है येरेवन, ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरी इन पर्सन क्वाड का जो समिट है ये रखा जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में। ये जो क्वाड है ये असल में 4 कंट्रीज का ग्रुप है। वो 4 कंट्रीज कौन सी है? क्या वो यूरोपियन कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इंडो पैसिफिक कंट्रीज हैं या साउथ अमेरिकन कंट्रीज है? देखो इंडिया, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। यूरोप में तो आ ही नहीं सकते सारे, ठीक है। अफ्रीका में नहीं आ सकते, साउथ अमेरिका में नहीं आ सकते, सिर्फ इंडो पैसिफिक, मतलब इंडियन ओशन का बहुत बड़ा हिस्सा, पैसिफिक ओशन का बहुत बड़ा हिस्सा, ये है क्वाड। वैसे तो क्वाड की शुरुआत देखो तो 2017 में इसको 2007 में बनाया गया था, फिर इसको बाद में रिवाइवल किया गया। बहुत साल तक तो कुछ हुआ ही नहीं, 2017-18 में फिर से डिस्कशन शुरू हुई। क्वाड में ये 4 कंट्रीज कोशिश करती हैं कि जो इंडो पैसिफिक, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन का रीजन है ना, यहाँ चाइना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, चाइना अपनी मन मर्जियाँ ना करने लग जाए। ये मेन मोटिव है यहाँ पे, ठीक है। तो सही आंसर क्या है स्टूडेंट्स? इंडो पैसिफिक। तो इन पर्सन मीटिंग होगी 24 मई को, चारों कंट्रीज के लीडर, जापान के फूमियो किशिडा, इंडिया के नरेंद्र मोदी जी, प्रेसिडेंट यूएसए के जो बाइडेन जी और ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एल्बनीज़ी, ये चारों लोग मिलेंगे इस इन पर्सन मीटिंग में, ठीक है। 64 इयर्स के वेट के बाद रामन मैगसेसे अवार्ड फाउंडेशन ने पर्सनली रामन मैगसेसे अवार्ड दिया दलाई लामा जी को। असल में ये अवार्ड अनाउंस हुआ था 1959 में, 64 इयर्स के बाद ये अवार्ड उनको पर्सनली दिया गया। पूछा जा रहा है जो रामन मैगसेसे अवार्ड है, क्या ये कोई नोबेल प्राइज नहीं? ये तो नोबेल प्राइज नहीं है। क्या पुलित्जर प्राइज नहीं? वो तो अलग होता है। क्या अकेडमी अवार्ड नहीं? वो तो ऑस्कर्स होते हैं। हाँ, ये एक एशिया का बहुत बड़ा अवार्ड है जो पब्लिक सर्विस के लिए दिया जाता है। तो एक बहुत बड़ा सवाल, 64 इयर्स के बाद क्यों दिया जा रहा है? देखो जब ये अनाउंस हुआ था ना 1959 में, जैसे आपको पता होगा 1950 तक, 1950 तक एक कंट्री होती थी इंडिया और चाइना के बीच में, उस कंट्री का नाम था तिब्बत। पर 1950 में चाइना ने उस तिब्बत पर अटैक कर लिया, बहुत सारे लोग तिब्बत से इंडिया की तरफ आए और इंडिया ने उनको रहने के लिए जगह दी, उसमें दलाई लामा जी भी थे। तो बहुत सालों तक दलाई लामा जी इन एग्जाइल थे, अपना अवार्ड एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। अब जाके सिचुएशन ऐसी लगी रामन मैगसेसे कमेटी को कि अब ये अवार्ड इन पर्सन जाकर देकर आते हैं, और वो आके मिले हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। आपको पता होगा दलाई लामा जी जो उनका वो वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर रामन मैगसेसे की टीम आई और उन्होंने अवार्ड पर्सनली दिया टू दलाई लामा, ठीक है।
ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे चैट जीपीटी बहुत फेमस हो गया, बहुत सारे लोगों ने दुनिया में बात करनी शुरू कर दी कि एक ऐसा सिस्टम जो आपके साथ चैट कर सकता है, आपको ऐसा लगा आप एक ह्यूमन के साथ बात कर रहे हो। तो स्टूडेंट्स ये जो चैट जीपीटी है ना, इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है ओपन एआई। इसका कंपटीशन आ गया, उसका नाम है गीगा चैट। ये किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? यूएसए, इंडिया, रशिया या इजराइल? तो स्टूडेंट्स गीगा चैट लॉन्च किया गया रशिया के द्वारा। तो वो भी चाहते हैं कि इस जो इतनी बड़ी मार्केट बन रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैटबॉट की, इसमें हमको भी एक हिस्सा मिले। ठीक है स्टूडेंट्स, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने रिसेंटली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की डिफेंस मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है उसको होस्ट किया। एससीओ कंट्रीज जो है सारी की सारी उसके डिफेंस मिनिस्टर्स आए, सिर्फ एक पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर नहीं आए। कहाँ थी ये मीटिंग? पुणे, जयपुर, न्यू दिल्ली या फिर इंदौर? तो स्टूडेंट्स इस मीटिंग को होस्ट किया गया नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली में। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होस्ट करी। चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान सब कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर्स यहाँ पर आए। सिर्फ जो पाकिस्तान वाले थे वो यहाँ पर ज्वाइन नहीं कर पाए। इसके साथ स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में जितने क्वेश्चन, जितने टॉपिक मुझे डिस्कस करने थे मैंने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्लास में कोई और टॉपिक लेंगे, सब टॉपिक लेंगे, उस पर अपने एमसीक्यू की सीरीज को लाएंगे। तब तक थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।